नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 9th और 10th की बुक है, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सभी मित्रों को फ़ायदा हो सके, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो साथियों, आज राजस्थान अध्ययन की यानी 9वीं और 10वीं की जो पुस्तक है आरबीएससी की, उसमें यानी पहला प्रश्न है आज का कि बैलगाड़ी हवन कुंड, बैलगाड़ी और हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर कहाँ की विशिष्ट पहचान है। बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर कहाँ की विशिष्ट पहचान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। ये है ए में है यानी आहड़, ए में आहड़, ब में कालीबंगा और सी में है बेराठ और डी में है ओजियाना। तो साथियों, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका साथियों आंसर रहने वाला है यानी कालीबंगा। कालीबंगा इसका आंसर है। बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, ये बेलनाकार मुहर कालीबंगा की विशिष्ट पहचान रही है। कालीबंगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालीबंगा कौन से जिले में है। तो कालीबंगा साथियों हनुमानगढ़ में है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है। और यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी। काली चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? हनुमानगढ़ रखा गया। काली चूड़ियाँ ज़्यादा मात्रा में मिली थी तो कालीबंगा नाम रखा गया है। तो साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर पाए गए हैं? कालीबंगा सभ्यता में कितने स्तर पाए गए हैं? तो साथियों, कालीबंगा सभ्यता में हमारे पास ए ऑप्शन में है यानी 1 स्तर पाया गया है, और बी में 5 और सी में 3 और डी में 4 है। तो साथियों, हमारा सही आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है। कालीबंगा में 5 स्तर पाए गए हैं। कितने स्तर पाए गए हैं साथियों? 5 स्तर पाए गए हैं। अगला सवाल, आगे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न है ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र कौन सा है? तो ताम्रयुग सभ्यता का केंद्र साथियों ए में है गणेश्वर, बी में आहड़ उदयपुर, सी में एलाना जालोर, डी में नोहे भरतपुर है। तो कौन सा नहीं है साथियों? यहां पर गड़बड़ होती है, यह ध्यान रखना, इसमें नहीं पूछा गया है। तो नहीं है, ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र कौन सा नहीं है, यह ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है साथियों? इसमें नोहे भरतपुर हमारा आंसर रहेगा। नोहे भरतपुर, नोहे भरतपुर है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र नहीं है। ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र नहीं है, बाकी ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र है गणेश्वर नीमका थाना सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, एलाना जालोर में। यहाँ पर है एलान नहीं है, सो एलाना है, एलाना जालोर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं साथियों? यानी बुड्ढा पुष्कर को, या फिर रेड टोंक को, या नोहे भरतपुर को, या जोधपुरा जयपुर को। यानी जोधपुरा साथियों ये जयपुर में है। वैसे जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा जयपुर में सभ्यता है ये। तो राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक है। राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक है साथियों। यहाँ पर सिक्कों का सर्वाधिक सिक्कों का भंडार मिला था। सिक्कों का भंडार, सर्वाधिक सिक्कों का भंडार मिला था, इसलिए इसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं साथियों। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न है साथियों, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन यानी कब किया गया? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया, ये हमारा प्रश्न है।
तो हमारे पास ऑप्शन है 1952 में, 1962 में, 1953 में या 1963 में किया गया था। साथियों हमारा आंसर रहेगा 1962 में। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन पूछे तो उत्खनन तो साथियों उत्खनन तो किया गया था 1962 में। और इसकी खोज पूछे, इसकी खोज कब की गई, तो खोज 1952 में की गई थी। खोज पूछे तो 1952 और इसका उत्खनन पूछे तो 1962 में किया गया था। बीबी लाल थापर, बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न है साथियों, पत्थर से बने उपकरण क्या कहलाते हैं? तो पत्थर से बने उपकरण होमोक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, क्रायोलिथ या क्राइमेलिथ कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है पत्थर से बने उपकरण? साथियों इसमें हमारा आंसर रहेगा बी, आंसर रहेगा माइक्रोलिथ। पत्थर से बने उपकरण कहलाते हैं माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ हमारा सही आंसर रहेगा। ये प्रश्न राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उनमें से लिए गए हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आने की पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है साथियों, पूरा पाषाण काल 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली? सुंदर प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, आने की पूरी संभावना रहती है। तो पूरा पाषाण काल 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम कहां से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली? तो ऑप्शन है हमारे पास, ए में है जयपुर और इंद्रगढ़, बी में कालीबंगा रंगमहल, सी में एलाना है, यहाँ पर एलाना और मल्ला है, और डी में है गणेश्वर और कुराड़ा। तो हमारा आंसर रहेगा जयपुर और इंद्रगढ़ बिजासन बूंदी में है। इंद्रगढ़ साथियों बिजासन बूंदी में है इंद्रगढ़, ध्यान रखना, इंद्रगढ़ बिजासन बूंदी में है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पर ध्यान रखना, आने की पूरी संभावना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 8 नंबर प्रश्न है साथियों कि जिस प्रदेश में केर, बबूल, पीलू और ये यहाँ पर सम्मी है साथियों, सम्मी के वृक्ष झाड़ी की प्रधानता होती है, वह प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? यानी जिस प्रदेश में केर, बबूल, पीलू, सम्मी वृक्ष झाड़ी की प्रधानता होती थी, उस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों ऑप्शन है बागड़, जांगल, वागड़ या हाड़ौती। तो हमारा आंसर रहेगा जांगल प्रदेश कहलाता था, यानी बीकानेर का पुराना नाम था, बीकानेर जांगल प्रदेश। ओके, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 है बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? सुंदर प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ए ऑप्शन में है छप्पन का मैदान, बी में पिडमांट का मैदान, सी में ऊपरमाल, डी में कांठल। तो बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पहाड़ी क्षेत्र साथियों ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। सुंदर प्रश्न है, तो ये हमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है 10वां, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यानी मत्स्य जनपद की राजधानी सुरसेन, विराटनगर, गुजरातरा या भीनमाल। ये भूनमाल लिखा हुआ है ना, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, भीनमाल है। क्या है? भीनमाल है, यानी भीनमाल यानी जालोर, भीनमाल जालोर। तो भीनमाल है
तो हमारा आंसर क्या रहेगा साथियों, ये बात करें। आंसर की ओर चलते हैं तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, विराटनगर जयपुर में है, विराटनगर जयपुर, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हमारा आंसर रहेगा साथियों। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है आज का, 11वें प्रश्न में है कि मरु और धानव, मरु और धानव दोनों एक ही नाम है, मरु और धानव दोनों एक ही नाम है, यानी दोनों नाम एक ही है, मरु और धानव दोनों एक ही नाम है। ये अभी जो यानी CET का एग्जाम हुआ था, CERT, CET 12 12वीं का एग्जाम हुआ था, उसमें साथियों ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। अभी जो एग्जाम हुआ 2024 में प्रश्न आया कि मरु और धानव दोनों नाम एक है, जिनका प्रयोग किस प्रदेश के लिए किया गया है। ऑप्शन है मेवाड़, शेखावाटी, मारवाड़, हाड़ौती। तो साथियों मरु और धानव दोनों एक ही तो नाम है, इसका प्रयोग किया गया था मारवाड़ के लिए, मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र है उसके लिए इसका नाम रखा गया था मरु धनव, ठीक है, और मारवाड़ इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 12वां, मरु दानव जंगल मत्स्य सूरसेन नाम यानी किस में मिलते हैं, यानी ये किस में हैं, ये यानी किस में, ऐसे हैं किस में मिलते हैं। तो मरु धानव जंगल ये नाम किस में मिलते हैं साथियों। ऑप्शन है हमारे पास रामायण में, ऋग्वेद में, रामचरितमानस में या पृथ्वीराज रासो में। तो साथियों ये नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, ऋग्वेद में मरु धानव जंगल मत्स्य सूरसेन नाम मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है साथियों। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है आज का, 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में यानी राजस्थान भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो किस शब्द का प्रयोग किया साथियों, राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, राजपुताना। तो इसके लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, इंपॉर्टेंट है। 15वां प्रश्न, मुर्किया, लौंग, छाल झाले, छेलकड़ी आभूषण, यानी लौंग, लौंग, झाले, छेलकड़ी ये आभूषण है। ऑप्शन है स्त्रियों के नाक के, पुरुषों के कान के, पुरुषों के बाजू के और महिलाओं की अंगुलियों के, यानी इसका आंसर है पुरुषों के कान के आभूषण हैं, पुरुषों के कान के आभूषण हैं मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी आभूषण पुरुषों के कान के आभूषण है साथियों। अगला 16वां प्रश्न, ये प्रश्न पीछे जो रीट हुई थी उस रीट में पूछा गया था साथियों, रीट में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट ही है। तुलसी, बजटी, हालरो, हांसली आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है साथियों ये बताना है, यानी ये बजटी आभूषण है। इस तरीके से लिखा गया था बजटी। राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, यानी इसमें 2000 ये जो 14 में भर्ती आई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, बजटी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तुलसी, बजटी, हालरो, हांसली आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन है गले व वक्ष पर, सिर के, कान में, कमर में, हाथ व पैर में। तो कहाँ पहना जाता है साथियों ये आभूषण कहाँ पहना जाता है, यानी गले व वक्ष पर, हमारा ए ऑप्शन रहेगा, गले व वक्ष पर, यानी गले का आभूषण है बजटी, तुलसी, हालरो, हांसली आभूषण महिलाओं द्वारा गले या वक्ष पर
पहना जाता है। अगला सवाल 16वां प्रश्न है, शेखावाटी। शेखावाटी में अलग अलग कपड़ों की विविध डिजाइनों में काटकर उस पर सिलाई की जाती है, जिसे कहा जाता है कढ़ाई, पैचवर्क, रंगरेज या अजरक अजरक प्रिंट तो साथियों बाड़मेर के हैं। अजरक प्रिंट कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं। तो इससे पूछा गया कि शेखावाटी में अलग अलग कपड़ों की विविध डिजाइनों में काटकर उस पर सिलाई की जाती है, तो उसे कहते हैं पैचवर्क कहते हैं। बी ऑप्शन सही है, पैचवर्क। बी ऑप्शन सही है साथियों, पैचवर्क कहते हैं। 18वां प्रश्न है, ओमावा एक खाकी रंग का वस्त्र है जिसका प्रयोग करते हैं। तो ओमावा एक खाकी रंग का वस्त्र है, इसका उपयोग कौन करते हैं? शिकारी करते हैं, या गडरिये करते हैं, या बेल मीणा शादी में, या कंजर जाति करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा शिकारी जाति। शिकारी लोग है, वो शिकारी लोग क्या है, जब शिकार करने जाते हैं ना, तब वो खाकी रंग का वस्त्र धारण करके शिकार करने जंगलों में जाते हैं। आगे 19वां प्रश्न है, मसूरिया कपड़े कहाँ तैयार होते हैं? तो साथियों मसूरिया कपड़े ऑप्शन है कैथून, कोटा, मंगरोल, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो हमारा आंसर रहेगा साथियों कैथून, कोटा और मंगरोल, बारां। कैथून, कोटा और मंगरोल, बारां में मसूरिया कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, यानी मसूरिया कपड़े तैयार कहाँ किए जाते हैं? कैथून, कोटा, मंगरोल, बारां में तैयार किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लप्पा लप्पी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लप्पा लप्पी बांकड़ी किसके प्रकार हैं? लप्पा लप्पी बांकड़ी, लप्पा लप्पी और बांकड़ी, लप्पा लप्पी और बांकड़ी किसके प्रकार हैं? ओढ़नी के, साफे के, पायजामे के, या गोटे के? तो आंसर रहेगा गोटे के प्रकार हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है, गोटे के प्रकार है साथियों। लप्पा लप्पी बांकड़ी गोटे के प्रकार हैं। 21वां प्रश्न है, खड़ुआ आभूषण। खड़ुआ आभूषण स्त्री द्वारा कहाँ पहना जाता है? पैर में, हाथ में, गले में और माथे में। तो खड़ुआ आभूषण साथियों स्त्री का पैर का आभूषण है। स्त्री द्वारा पैर का आभूषण है खड़ुआ आभूषण। आगे चले अगले प्रश्न की ओर। ये देखो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। थमण्यो, थेड़ियो, आड़, मुठ्ठा, झालरा आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंठ में, पैर में, हाथ में और कान में। तो साथियों इसका आंसर रहेगा कंठ में। ए ऑप्शन सही रहेगा। ए ऑप्शन है, स्त्रियों द्वारा कंठ में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, पैंजनी आभूषण छोटे बच्चों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो पैंजनी आभूषण है छोटे बच्चों द्वारा, यानी छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा ये आभूषण पहना जाता है। पाँव में, अंगुली में, पैर में या कंठ में। तो पाँव हमारा आंसर सही होगा साथियों। आगे चले 24 नंबर प्रश्न की और चलते हैं। आगे 24वां प्रश्न है साथियों हमारा कि बेटी के जन्म पर शिशु की मां के पियर पक्ष द्वारा लाई गई ओढ़नी का रंग यानी कैसा होता है? यानी ये इंपॉर्टेंट है। इसने पूछा है कि बेटी के जन्म पर, बेटी के जन्म पर, तो बेटी के जन्म पर मां के पियर पक्ष के द्वारा, शिशु की मां है उसके मां के पियर पक्ष से जो लाई गई ओढ़नी है उसका रंग है पीला, गुलाबी, लाल या लहरिया रंग होता है। तो साथियों इसका रंग गुलाबी रहने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। पीला तो पोमचा होता है। पीला क्या होता है? पोमचा होता है। पीला पोमचा। ये पीला पोमचा साथियों
बेटे के जन्म पर होता है। बेटे के जन्म पर पीला पोंचा और बेटी के जन्म पर मां के पीर पक्ष से लाई गई ओढ़नी का रंग होता है गुलाबी। इंपॉर्टेंट है गुलाबी, ये ध्यान रखना है। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, फतेह पेच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बादला बनाने, पगड़ी को चमकीली बनाने, ओढ़नी का गोटा चमकीला बनाने, या लहर या सुंदर दिखने के लिए किया जाता है। तो तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, फतेह पेच, इसका प्रयोग किया जाता है साथियों पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है। राजस्थान अध्ययन के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं साथियों आपको। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न साथियों हमारा है चोल निचोल, पट दुकूल, अंशुक वसन, चीर पटोरी, ये सब किसके नाम हैं? इंपॉर्टेंट है, आगे 2025 में पेपर होंगे उसमें सभी नाम आपको ये मिलेंगे। चोल निचोल, पट दुकूल, अंशुक वसन, चीर पटोरी, रीट में पूछा गया था प्रश्न। ये रीट जो हुई थी पीछे अभी 2023 में, उसमें पूछा गया था 22-23 में। तो ये है चोल निचोल, पट दुकूल, अंशुक वसन, चीर पटोरी, साड़ियों के नाम हैं। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली साड़ियां कहलाती है, साड़ियों के नाम है चोल निचोल, पट दुकूल, अंशुक वसन, चीर पटोरी, ये है। आगे 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न है साथियों हमारा रियासती विभाग। रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कब की गई? तो 3 अप्रैल 1946, 5 जून 1947, 12 मार्च 1949 या फिर 23 अप्रैल 1751 में। तो साथियों 5 जून 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष, यानी अगला प्रश्न है, इस पर नहीं बात करेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न 28वां, यानी रियासती विभाग के सचिव कौन थे? यानी रियासती विभाग के सचिव कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, गंगा सिंह हैं, सरदार सिंह हैं। तो वीपी सिंह हैं, वीपी मेनन, सॉरी वीपी सिंह नहीं है, वीपी मेनन हैं, वीपी मेनन। वीपी मेनन को सचिव बनाया गया था, रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वीपी मेनन हैं, ये थे रियासती विभाग के सचिव बनाए गए थे। ये हमारा आंसर रहेगा साथियों। 29वां प्रश्न है बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? 12 अप्रैल 1947, 7 अगस्त 1947, 12 मार्च 1950, 13 अप्रैल 1946। 7 अप्रैल 1946 हमारा आंसर रहेगा साथियों। आगे चलते हैं, 30वां प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसमें है एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे एकीकरण का पहला चरण? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत और टीकाराम पालीवाल, हरिभाऊ उपाध्याय। तो साथियों पहले चरण के प्रधानमंत्री थे शोभाराम, बी ऑप्शन सही है। पहले चरण के शोभाराम थे, दूसरे के गोकुल लाल असावा थे। दूसरे के कौन थे? दूसरा चरण था हमारा यानी पूर्वी राजस्थान या पूर्व राजस्थान, गोकुल लाल असावा थे दूसरे चरण के। ठीक है, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा थे। तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा थे। तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा। पहले के शोभाराम,
दूसरे के गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा थे, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा थे। ये में ध्यान रखना है साथियों। और पहला चरण था साथियों मत्स्य संघ। क्या था? मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें थी। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। बहुत ही सुंदर प्रश्न थे, सारे के सारे प्रश्न हमने यानी अध्ययन किया आज की क्लास का। बहुत अच्छी क्लास रहेगी साथियों। ये प्रश्न है आपको हूबहू ऐसे के ऐसे आपको मिलने वाले हैं। आगे जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उस प्रतियोगी परीक्षा में आपको सारे के सारे प्रश्न ऐसे कैसे हूबहू मिलेंगे। तो साथियों जुड़े रहें विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना आपको ये क्लास मिलती रहेगी साथियों। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद,